दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से वैश्विक व्यवस्था में ट्रंप का प्रशासन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस वैश्विक व्यवस्था में भला भारत जैसे थर्ड वर्ल्ड के देश कहे जाने वाले तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की क्या स्थिति हो सकती है। आप सबने अभी देखा कि किस प्रकार से वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक तरह से उठा लिया गया। पूरी सत्ता को बदलने के लिए एक अलग तरह की कोशिशें शुरू की गई और वेनेजुएला में उसका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। वो कहीं ना कहीं किसी देश की संप्रभुता पर एक गहरा आघात था। भारत की शुरू से विदेश नीति रही है कि दुनिया के हर देश की संप्रभुता का आदर किया जाए, लेकिन क्या संप्रभुता के आदर की प्रक्रिया अब मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में समाप्त हो चली है? क्या अगली बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप तंज करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये ट्रंप का अट्टहास है? कभी वो ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता करने की बात कहते थे, 2 दर्जन से ज्यादा बार उन्होंने बातें कही और अपने तेल भंडार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भरने के लिए, उसे सुरक्षित बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल वाले देश वेनेजुएला के ऊपर जो ट्रंप ने किया और उसके बाद जिस प्रकार का अट्टहास किया, क्या इस अट्टहास और तंज भरे अंदाज की कीमत अब भारत भी चुका रहा है? क्योंकि ट्रंप ने एक सोशल मीडिया साइट पर यह भी कहा है कि मोदी अच्छे इंसान है और उन्हें परिस्थितियां पता है। जो बात उन्होंने कही है, यदि उस बात पर हम नजर डालें तो ट्रंप ने जो बात कही है वो दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना बहुत जरूरी था। हम व्यापार करते हैं, जरूरत पड़ने पर उन पर टैरिफ बढ़ा भी सकते हैं। ये बात ट्रंप यदि कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। ट्रंप की बातों को कितना सीरियसली लिया जाए, कम से कम मौजूदा दौर में सीरियसली तो लिया ही जाना चाहिए, क्योंकि वो टैरिफ बढ़ाते रहे। लेकिन किसी देश के साथ व्यापार करना, किसी को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करना, कौन खुश है कौन खुश नहीं है, ये सवाल बड़ा बेमानी सा सवाल है। क्या ट्रंप प्रशासन ये भूल गया है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं? चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकतांत्रिक अधिकारों से सुसज्जित एक नेता नरेंद्र मोदी हैं। हर दौर में इस देश के पास लोकतांत्रिक अधिकारों से सुसज्जित नेता रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर तानाशाही को कभी प्रश्रय नहीं मिला। चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव वाजपेयी या मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी रहे हो, हर दौर में चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी घटा हो, भारत की लोकतांत्रिक आवाज एक होकर गूंजी है, दलीय व्यवस्था से ऊपर। लेकिन ट्रंप की भूमिका वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से दिख रही है, वो वेनेजुएला और वेनेजुएला के साथ दूसरे देश के संदर्भों में किस तरह की परिस्थितियों को निर्मित कर रही है, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के गहरे जानकार ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वेनेजुएला में जो हुआ, जिस प्रकार की घटना हुई, और हम तो देखते हैं कि जब भी अमेरिका में रिपब्लिकन शासन आता है, उसी दरमियान इस तरह की कुछ घटना होती है। अब हेनरी किसिंजर और निक्सन, ये दोनों भी रिपब्लिकन थे। जिस वक्त भारत बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, भारत पाकिस्तान की, बांग्लादेश की आजादी वाली, और उस वक्त 8वें बेड़े को खोलने की बात कही जा रही थी। ठीक उसी वक्त की बात आप उसके बाद के दौर में आप देखें, पहला खाड़ी युद्ध आपको याद होगा, जॉर्ज बुश सीनियर 1991, जिस वक्त चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त पहला खाड़ी युद्ध। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में दूसरा खाड़ी युद्ध आपको याद होगा, 2003। और अब ट्रंप प्रशासन को देखिए, एक तरफ खामनेई को धमकी, दूसरी तरफ ह्यूगो सावेज के उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो को एक तरह से उठा लिया जाना, उन पर तमाम तरह के ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप और दूसरे आरोप। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वो आदमी भला, उस देश का शासक भला, अगर कोई अवैध व्यापार भी करेगा तो तेल का ही करेगा, वो ड्रग्स के मामले में क्यों जाएगा? ये पूरी दुनिया को सुनकर हास्यास्पद लगेगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे केमिकल वेपन होने की बात, रासायनिक हथियार होने की बात सद्दाम हुसैन के खिलाफ कही गई थी।
आज की तारीख में मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति, चाहे वो टैरिफ वाला मामला हो, चाहे वेनेजुएला का ताजा मामला हो, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति के देखने न देखने से फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया किस रूप में देखती है और अमेरिकी जनता किस रूप में देखती है, ये भी देखना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर से जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4-1 से वहाँ के जनमत सर्वेक्षण में कि इस एक्शन को किस रूप में अमेरिकी लोग देखते हैं, उन लोगों ने नकार दिया है कि वो इस तरह की सैन्य कार्रवाई को किसी भी देश में वो सही नहीं मानते, उचित नहीं मानते। ज़ाहिर है सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन वहाँ के जो डेमोक्रेट्स हैं, वो ये भी चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या आपने अमेरिकी कांग्रेस को विश्वास में लिया? अमेरिकी कांग्रेस को इसका जस्टिफिकेशन दिया? और आज जी, आपको एक रशियन फिलॉसफर का एक वो ट्वीट बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसने कहा इट्स ईज़ी टू कैप्चर मादुरो फ्रॉम वेनेजुएला, बट इट्स डिफिकल्ट टू एक्ट ऑन द पीपल हू आर ऑलरेडी करप्ट एंड देयर इन योर ओन कंट्री। तो ये हम्म, बड़ी जबरदस्त सटायर है कि आप अपने देश में तमाम ऐसे करप्ट लोग होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। क्या उन पे ये एक्शन ले पाते हैं कि आप दूसरे किसी देश से किसी को उठा के ले जाएँ? दूसरा, इस पे जो रिएक्शन है उससे पूरी दुनिया बिल्कुल बँट गई है। G20 के देश बँट गए हैं, ब्रिक्स नेशंस बँट गए हैं। जी, परमानेंट 5 P5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, हम्म, उसमें काफ़ी जो है उसने चिंता जताई है और इस तरह के एक्शन को खतरनाक बताया है। जो हम्म, कई हम अमेरिकन सीनेटर्स के उनके भी रिएक्शंस को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको कोई भी अमेरिकी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो जब हम्म, अमेरिकन जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो दुनिया के दूसरे लोग उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? चाइना ने जी, महत्वपूर्ण बात कही है, 2-3 बातें उसने कही हैं और वो हम्म, भी तब कही हैं जब वो पाकिस्तान के साथ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कर रहा था। हम्म, चाइना पाकिस्तान की जॉइंट मीटिंग। उसके बाद उससे पहले भी उसने कहा, उसके बाद भी उसने ये कहा है कि कोई भी कंट्री इस विश्व का पुलिस नहीं हो सकता। और कोई भी जी, कंट्री इस विश्व का जज नहीं हो सकता। तो आप जी, पुलिस की भी भूमिका और जज की भी भूमिका दोनों निभा रहे हैं और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय इस तरह का वो है सॉवरेनिटी जो है संप्रभुता देशों की, वो हम्म, इंटरनेशनल लॉ से गाइड होती है, इंटरनेशनल लॉ से उसको रिस्पेक्ट मिलता है और चलता है। तो जी। सभी देशों के मामले में ये हाल है। भारत के संदर्भ में जो आपने सवाल किए बड़े उस महत्वपूर्ण सवाल पर हम सवाल हैं। आएंगे, उस सवाल पर अभी हम आएंगे उस पर। जी। अभी एक दूसरा सवाल वेनेजुएला से संबंधित ही है, हुँ। क्योंकि पिछले 2-3 दशकों से ये देखा जा रहा है। पहले खाड़ी युद्ध का मामला यदि हम कहें तो उसको थोड़ा अलग इसलिए रख सकते हैं क्योंकि 1991 का जो हमला जो नाटो देशों ने और अमेरिका ने किया था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति प्राप्त था, जो हुँ। कुवैत को लेकर के हुआ था। दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में किसी से अनुमति प्राप्त नहीं था। ठीक इसी तरह से आप देखें कि अब इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें जो अमेरिका की भूमिका थी, वो भी कहीं न कहीं दुनिया के एक महान लोकतंत्र कहे जाने वाले जो देश हैं, मसलन अमेरिका और भारत जैसे देश, जो सबसे बड़े और महान लोकतंत्र माने जाते हैं, उसमें अमेरिका की भूमिका को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और मौजूदा दौर में वेनेजुएला को हम देख रहे हैं। क्या ये लड़ाई सिर्फ तेल की है, या ये लड़ाई दादागिरी की है, या ये लड़ाई उससे कहीं आगे की है, लैटिन अमेरिकी देशों पर अपने धौंस को कायम रखने की भी है? मुझे तो लगता है कि ये लड़ाई जो है अमेरिका के अपने आर्थिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आपने 2003 के गल्फ वॉर की बात कही, मैं थोड़ा असहमत हूँ। उस समय उसने कुछ कोशिश अमेरिका ने की थी, कई हुँ, कंट्रीज़ से बात करने की, यहाँ तक कि नाटो से बात किया था। हुँ। प्रॉपर यूएन सैंक्शन मिला, नहीं मिला ये अभी मैं इसको तुरंत कन्फर्म नहीं नहीं, कर मैं सकता, लेकिन 91 वाले को कह रहा था कि 91 वाला अनुमति प्राप्त था। हाँ, 91 वाला अनुमति प्राप्त था। 2003 वाले में भी कम से कम कंसल्टेशन कई सारे कंट्री से अमेरिका ने किया था। लगता था कि जी, चलो कुछ तो और वर्ल्ड मीडिया को जिस तरह से बताया गया, जो गलत बताया गया कि आपने कहा वहाँ बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, आपने और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो बाद में पुष्ट नहीं हुई। तो वो बात रह गई। आज फिर उस तरह की घटना जो आप कह रहे हैं कि उसमें ड्रग्स का व्यापार है, आप कह रहे हैं कि अवैध आर्म्स का व्यापार है और हुँ, बहुत सारी चीजें हैं।
सच्चाई तो ये है कि ऐसे ही कई कंट्रीज में लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, जिसमें किसी को तो जी आप माफ कर देंगे और किसी को कह देंगे कि नहीं, इस पर हम एक्शन करेंगे। और फिर वही बात है कि एक्शन लेने के लिए क्या ग्लोबल बॉडीज समाप्त हो गई हैं? क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी जो बॉडीज होती थी, इसी सब के लिए होती थी ना, कि जब कोई ऐसा जी मसला आए तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के और पावरफुल कंट्रीज उसको डिस्कस करें, जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज वर्ल्ड की मानी जाती हैं। तो जी अब कहीं ना कहीं ये एक्शन उसको नकार देना भी है ना, कि नहीं नहीं, किसी उसकी जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत नहीं है, यहां तक कि ब्रिक्स, नाटो, G20 की जरूरत नहीं है, जो एक्शन लेना होगा हम लेंगे। तो ये हम्म, तो आपकी प्रभुता को स्थापित करने की कोशिश है। और वो जी प्रभुता आप क्यों स्थापित करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी आर्थिक प्रभुता जो है वो समाप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही है या जी खतरे में है। जितना मैसिव डेट है अमेरिका के ऊपर, 38 ट्रिलियन का कहते हैं, उस उसके लिए आपने दुनिया भर में टैरिफ भी लगाया है, और तमाम कंट्रीज पे, उस पे दोस्त भी शामिल हैं, दुश्मन भी शामिल हैं। अमेरिका ने किसी को नहीं छोड़ा टैरिफ लगाने के मामले में। तो जी अब उसके बाद टैरिफ से भी नहीं हुआ, कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि ये पेट्रो डॉलर का मामला है, और पेट्रो डॉलर से ज्यादा वहां गोल्ड का मामला है, वहां और भी बहुत सारी चीजें हैं जी जिसपे कंट्रोल का मामला है। लेकिन और एक बारीक चीज ये भी कही जा रही है कि ये इमीडिएट जो कहते हैं कि क्यों आया आपके अंदर हम्म, की ये करना चाहिए। उसमें कुछ वीडियोस वायरल हैं जिसमें मादुरो को डांस करते हुए दिखाया जा रहा है, और हम्म, अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो डांस करता हुआ मादुरो है, वो कहीं ना कहीं इनको इरिटेट कर रहा था कि भाई देखिए, उसने इतनी बात कही। एक महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रिपोर्ट बताती है, गार्जियन की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि एक महीने पहले उनको फोन किया गया था, और जी उस फोन में जैसा बताया गया, ये कहा गया था कि आप इमीडिएट पद छोड़ दो और देश छोड़ दो, हम आपको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ जाहिर है कोई भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा, अ, तो इस तरह शायद न माने। तो मादुरो ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये अपनी शर्तें रखी कि जी आप अगर हमें पद से हटाना चाहते हैं या देश छोड़ना चाहते हैं, तो हमें ग्लोबल इम्यूनिटी दे दीजिए, ताकि हम कहीं जी भी जाएं तो हम कम से कम सुरक्षित रहें। ये एक महीने हाँ पहले की बात है, ठीक एक महीने के बाद ये कार्रवाई होती है। लेकिन हम्म, ये कार्रवाई दुनिया में एक गलत परंपरा भी डाल रही है कि आज आप ताकतवर हैं तो आप किसी को उठा लेंगे, कल को कोई और ताकतवर होगा तो वो किसी और कंट्री के, किसी और के उस पे उठा लेगा। सवाल कई जी हैं, सवाल इसमें ये भी आए हैं कि मदुरो तानाशाही प्रवृत्ति के थे, मदुरो ने चुनाव में रिगिंग की थी और उसमें हम्म, अपोजिशन को अपने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, और उसके ऊपर जो गलत वो किए थे। ये सारे आरोप हैं, पर ये हम्म, सारे आरोप तो कई कंट्रीज पे फिट हो सकते हैं ना, जो बांग्लादेश पे हो सकते हैं, किसी और कंट्री पे हो सकते हैं। तो तब तो फिर जो है, आप रशिया जिस तरह से वॉर के पे है यूक्रेन के साथ, वो तो एक खुली लड़ाई लड़ रहा है, दोनों देश लड़ रहे हैं। कम से हम्म, कम यूक्रेन को रशिया ने ये करने की कोशिश तो नहीं की कि जेलेंस्की को उठा हाँ, ले और उसके बाद कहे कि तुम्हारे कंट्री को हम चलाएंगे। ये तो बड़ा आसान जी तरीका है। ये हम्म, इस बात को लेके पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस पे फाइनल व्यू क्या लेता है, इसका भी लोगों को इंतजार है। लेकिन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जो व्यू आ रहे हैं, वो हम्म, क्लियरली डिवाइडेड है, और लोगों ने माना है कि भाई इस तरह का एक्शन तो नहीं लिया जाना। भारत का भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि भारत क्या रिएक्ट करता है। जी भारत ने बहुत कॉशियसली इस पे रिएक्ट किया है। मैं वो कहूंगा कि कम से कम इस वक्त जो है, विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छे ढंग से वर्ड्स को क्राफ्ट किया है, और हम्म, वेनेजुएला के पब्लिक के साथ, उनके लोगों के साथ सिंपैथी जताई है, और उनके साथ खड़े होने का ये किया। जी ये सबसे लेकिन एक सेफेस्ट है। सवाल है ना तो ओंकारेश्वर अमेरिका को जी क्रिटिसाइज करना, ना कुछ, लेकिन वेनेजुएला की जनता के साथ खड़े होने का जो संदेश भारत ने दिया है, दिस इज हम्म, मिनिमम। यह जी कम से कम भारत को इतना करना चाहिए था जो किया है। जी। जी एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके साथ दो सवाल एक साथ नत्थी होते हैं, दोनों एक ही साथ मैं आपके सामने रखता हूं। एक,
कि ये रिपब्लिकन रिजीम के दरमियान ही अमेरिका में ऐसा क्यों होता है। डेमोक्रेट के दरमियान आमतौर पर ऐसी चीजें साधारणतः देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का ये व्यवहार, ये अप्रोच, ये रवैया क्या साबित करता है? देखिए, रिपब्लिकन्स की जो दुनिया के बारे में व्यू है डिफरेंट तरीके जी। की है और डेमोक्रेट्स की दूसरे तरीके की है। ये वैसे ही है जैसे आप कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है तो ऐसा कैसे हो गया और कांग्रेस के शासन में ऐसा। इसमें एक आपकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी और इकोनॉमिक आपके जो पॉलिसीज हैं वो सब गाइड करते हैं कि आप किस तरह से दुनिया को लेके चलना चाहते हैं। सभी देशों में आर्थिक समस्याएं हैं, अमेरिका में भी है, भारत में भी है। अमेरिका अपने आर्थिक समस्याओं को दूसरों पे डालना चाहता है कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ अगर समस्या है तो हम सबके ऊपर एक साथ टैक्स। अरे भाई, अचानक आप दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ सकते। ट्रेड के जरिए भी जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है उसको आप सडनली डिस्टर्ब कर देंगे तो उससे आपके रिलेशंस कंट्री के अच्छे थोड़ी हो जाएंगे। आज भारत कहे कि नहीं, हम सारी दुनिया में इस तरह से करेंगे और इस तरह का ट्रेड, तो उसका सबसे पहला खामियाजा भारत को ही भुगतना पड़ेगा जी। बजाय इसके कि किसी और कंट्री के। तो आपके इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी रिलेशन भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों को मिला के जब आप अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो आप अपने घर की खामियों को पहले दूर करते हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। अगर नए बदलते विश्व में आपको लगता है भाई इतने सालों में अमेरिका ने चाइना की तरह अपना प्रोडक्शन हाउस बनने की कोशिश क्यों नहीं की, जो जी। भारत को भी करना चाहिए। जो सवाल भारत पे भी उठता है कि आज भारत की कहीं ना कहीं विफलता ये है कि हमने उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को, लगभग ठप है। मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज नहीं किया। चाइना ने साइलेंटली उसको इंक्रीज किया और वो एक हब बनता चला गया है, पूरे देश का एक तरह से फैक्ट्री वो है। तो उसने अपनी इकोनॉमी को किस तरह से मजबूत किया है, हमने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है, ये सवाल उसमें आते हैं। जब आप एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहां आपको लगता है कि अब तो इमरजेंसी है, तो आप ऐसे कदम उठाने लगते हैं जिसका पूरी दुनिया जो है वो विरोध करती है या उससे अलग साबित। आज नहीं नहीं, भारत सब जैसे देश छोड़ दीजिए, ओंकारेश्वर जी। यूरोप के देश कितने अमेरिका के साथ नहीं, रह गए हैं, बिल्कुल नाटो बिल्कुल, कितना आपने साथ सही रह कहा। गया है। आपने सही जी। कहा, पहले भी कहा कि ट्रंप के रवैये ने दुनिया को बांट दिया है। ट्रंप ने दुनिया को एक तरह से बांट दिया है। सवाल दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि यही परिस्थितियां तो बाइडेन के लिए भी थी, इनके पहले जो थे। ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप के आते ही एकदम रात भर में कोई रिवर्स गियर लग गया हो। वही परिस्थितियां थी, लेकिन वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे, इस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते थे जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं। ये क्या है? अक्सर सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति को और कम बोलने वाले व्यक्ति को गलत आंक लिया जाता है। भारत में भी ऐसा ही है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल को देखिए, वो मौन मोहन सिंह कहे जाते थे, लेकिन आज अगर आप उनकी पॉलिसीज को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि हर कदम जो डॉक्टर जी। मनमोहन सिंह ने उठाए वो सॉलिड कदम थे, चाहे डिप्लोमेसी के लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी के लेवल पे हो, चाहे आतंकवाद पर रिएक्शन को लेके हो। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था 26/11 के बाद, हमने जी। पहलगाम पुलवामा के बाद क्या किया, हमने तो खुद ही को आइसोलेट कर लिया। जो दुश्मन थे, जो राहुल गांधी ने कहा था कि भाई चीन और पाकिस्तान को एक मत होने दीजिए, जी। आज की तारीख में दोनों साथ मिलके जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस रशिया के साथ हमारे एक्सक्लूसिव रिलेशन थे इस रीजन के लिए, जो रशिया हमारे लिए 7वां बेड़ा लेके आया था जब 8वां बेड़ा अमेरिका लेके खड़ा हुआ था, अमेरिका से विरोध उस समय भी हुआ था। लेकिन तब के भारत ने जिस तरह से दोनों महाशक्तियों को संभाला और तीसरी महाशक्ति जो हमारे पड़ोस में था चीन, उसको भी संभाला। ये तीनों को संभालने का डिप्लोमेटिक जो तरीका था वही हम कहीं ना कहीं चूक कर गए। हम जब कहते हैं कि नेहरू की फला चीज गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, और हम खामखा कहते हैं कि नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है तो वो भी गलत, तो आपने कौन सी पॉलिसी अपनाई? आपने कहा मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी हम करेंगे। मतलब कुछ भी वर्ड क्वाइन कर लेने से हो जाएगी पॉलिसी? जी। व्हाट इज दैट मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी? क्या उसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको G20 कंट्री ही साथ खड़े नजर आए, नहीं। ये ब्रिक्स के लोग खड़े नजर आए, या फिर हमारे जो हमने क्वाड बनाया था उसके लोग खड़े नजर आए?
आज हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को क्यों भेजना पड़ा दुनिया में कि जाके समझाइए कि हम पे अटैक हुआ है और हमने उसका इस तरह से आतंकवाद है उसका जवाब दिया है, ये कहना क्यों पड़ा? 75 साल में इससे पहले तो इस तरह का आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो जी ये कहीं न कहीं हमारे अपने अप्रोचेस से भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बारीकी से समझते हैं और क्या उसको भी सिर्फ इवेंट मान के चलते हैं, इतना ही आप एक पर्सनल रिलेशन डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एक डिस्टेंस रखना होता है डिप्लोमेसी में, और डिप्लोमेसी में एक कहावत है कि आप इतने जुड़े रहिए कि जब दोस्त आपका, चाहे आप उससे दुश्मनी हो, आपको पसंद ना करता हो, लेकिन आपके रिलेशन तो ऐसे होने चाहिए कि वो अगर जहन्नुम में भी जाना हो उसको, तो आपसे वो रास्ता पूछे कि भाई किधर से जाऊं, जहन्नुम में जाना, जी इतना भरोसा कर सके। हमने अपने जी रिलेशन को इस डिस्टेंस डिप्लोमेसी के डेलिकेसी से थोड़ा सा जो है उसको कहीं ना कहीं क्रॉस कर लिया, उसका भी ये खामियाजा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज जब विदेश मंत्रालय जो स्टैंड ले रहा है वो वाजिब स्टैंड है। उससे भी कड़ा स्टैंड अगर हो सकता है कांग्रेस की सरकार होती तो स्पष्ट रूप से कहती, नाम लेके कह सकती थी। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम आज तक नाम नहीं ले पाए, पर ये स्थितियां क्यों बनी है? ये ठीक है। तो आपने इसलिए बनी भारत है का कि सवाल हमने किया तो जी, आपने भारत का सवाल किया तो हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं और वो भारत और ट्रंप को लेकर ही है। ट्रंप का बयान अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ट्रंप ने जिस प्रकार से कहा है कि मोदी अच्छे व्यक्ति है और उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना चाहते हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम व्यापार करते हैं और अपना टैरिफ बढ़ा भी सकते हैं रूस के साथ। ट्रंप को खुश करने के इरादे से मोदी ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, मतलब व्यापार कम कर दिया है। क्या मैं कहता हूं सर कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री, जैसे मनमोहन सिंह थे, जैसे वाजपेयी जी थे, जैसे चंद्रशेखर जी थे, जैसे नरसिम्हा राव थे, वैसे मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि किसी को खुश करने के लिए इतनी बड़ी जनता का नेतृत्व करता फैसले नहीं लेता। ट्रंप इस तरह से एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को जलील करने का ठेका क्यों उठाए हुए हैं? मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं ट्रम्प की भी अपनी वो है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इमैच्योरिटी। ये हम्म, इमैच्योरिटी ही है कि आप किसी भी संप्रभु देश को, और जो जो रिलेशंस जो हमारे बने थे, जो अभी भी बने हुए हैं, आज भी हम्म, हमारे उनके साथ न्यूक्लियर रिलेशंस भी हैं, मिलिट्री रिलेशंस भी हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, और हम्म, स्ट्रेटेजिक रिलेशन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भारत अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है। अटल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने हम्म, ये कहा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के नेचुरल एलाइज हैं। तो जी भारत ही नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी ये समझना चाहिए कि भारत से दोस्ती रखना वो हम्म, ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन हमारे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी भी रूप में मॉक करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे कोई प्रधानमंत्री नहीं, देश की मॉकिंग होती है। और आप नहीं ये नहीं, कहें एक, एक कि बात हमें देश जो बताइए है, सर। सर एक बात बताइए, मैं आज देख रहा था एक पुराना इंटरव्यू का क्लिप मैंने कहीं देखा सोशल मीडिया पर, इंदिरा गांधी का, जिसपे वो कह रही हैं कि अमेरिका हमारा मित्र हो सकता है, मित्र है, हमारा बॉस नहीं हो सकता। और ये बॉस तो कोई नहीं भारत हो के सकता। स्टैंड, जी, ये भारत ये के ये स्टैंड तो की एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति थी। इस प्रकार से क्या मौजूदा दौर में हमारे नेतृत्व को खुलकर बातें नहीं कहनी चाहिए? क्योंकि ये देखिए, जो बात वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो हमारे आपके विश्वास का प्रतीक है। जब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री तो छोड़िए, भारत का जो इतिहास है और भारत की जो प्रवृत्ति है, एक बार जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है, वो रिकॉर्ड में हटने के बाद भले ही पूर्व प्रधानमंत्री होता है, जनता के लिए उनके मन में जो इज्जत और रेस्पेक्ट होती है, वो एक प्रधानमंत्री की तरह से ही होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो। मोदी तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह की बातें क्या आपको लगता है कि इसका जवाब मजबूती से नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात। देश का मसला है, मसला किसी प्रधानमंत्री, किसी पद या किसी व्यक्ति का नहीं है, ये देश हम्म, का है। भारत के साथ हमारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे हम्म, साथ ट्रेड टैरिफ हो या कोई और चीजें हो, वो किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, और उसी तरह जी हमारा व्यवहार आपके साथ कैसा होना चाहिए। ये जी हमें हमेशा समानता का ही व्यवहार होगा और यही होना चाहिए।
हमारे प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से एक दोस्ताना रवैया प्रेसिडेंट ट्रंप का वेलकम किया था, आपको याद है, नमस्ते ट्रम्प। गुजरात में, और उसके बाद नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी, ये सब कुछ किया गया। हमें भी कहीं ना कहीं एक लर्निंग जो है ये अवसर देता है, इस लर्निंग का, एक डिप्लोमेटिक लर्निंग का, कि भाई कोई आपका दोस्त नहीं होता डिप्लोमेसी में। आपको एक एक हाथ का रिलेशन, वो आर्म्स लेंथ डिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो आपको बनाए रखना होता है। क्या हम उस आर्म्स लेंथ डिस्टेंस को बनाए रख पाए? क्या हमसे वो चूक हुई कि हमने बहुत ज्यादा करीब आने दिया, या कहीं हमारी हग डिप्लोमेसी का गलत फायदा, गलत उसका वो उठाया गया? ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका और भारत आज दोस्त हैं और कल भी रहेंगे। दोनों के एक दूसरे की जरूरत है, इकोनॉमी के तौर पर भी, स्ट्रेटेजी के तौर पर भी, सिक्योरिटी के तौर पर भी। डिपेंडेंसी किसी को नहीं माननी चाहिए कि भारत जैसा देश सिर्फ अमेरिका की डिपेंडेंसी पे रह सकता है। हमारे लिए नॉन अलाइनमेंट तब भी था, आज भी भारत एक नॉन अलाइनमेंट कंट्री है। प्रेसिडेंट पुतिन आए थे अभी हाल में, पुतिन जी यहाँ मिल के गए, और यहाँ पर उन्होंने गांधी के समाधि पे फूल चढ़ाए। तो वो गांधी से लेके आज तक की परंपरा का निर्वाह सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन नहीं करते, दुनिया के तमाम देश करते हैं, जी अमेरिका भी करता है। अमेरिका और भारत के बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हुआ है, वो किस तरह से एक दूसरे को अच्छी निगाह से, अच्छे उससे, एक मित्र वाला जो आपने कही बात, वो मैत्रीपूर्ण संबंध ही है। लेकिन यह जो दुनिया के दो पॉलिटिक्स बीच सबसे में बड़े आती है, लोकतंत्र हैं सर। जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, सबसे बड़ा बाजार भी है, सबसे बड़ा जी साझेदार भी है आपके साथ। और ये तो रिलेशन रहने हैं, ये रिलेशन ऐसे नहीं है कि कल को समाप्त होने वाले हैं। और अमेरिका हमारा ऐसा पड़ोसी भी नहीं है कि हम लोग रोज टकरा रहे हों और अगल बगल हैं और एक जी दूसरे से वो हो रही है। तो ये मैच्योरिटी दोनों देशों के, मेरे ख्याल से जनता में भी, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, कि भारत के साथ उनका कैसा हो। और ये जो सत्ता तो आज किसके हाथ में है? कल प्रेसिडेंट बाइडेन थे, आज ट्रंप है, आज ट्रंप रहेंगे, कल कोई और होगा, यहां भी उसी तरह कोई चीजें होंगी। जी तो ये सतत रिलेशन तो देशों का होता है, जनता का होता है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ये दोनों तरफ की मेच्योरिटी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें भी उतना ही प्रयास करना चाहिए। जी जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और भारत की जो परंपरा रही है, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे हैं, उसमें एक बात साफ तौर पर दिखती है कि सरकार कांग्रेस की हो, सरकार जनता दल की हो, सरकार भाजपा की हो, इस देश के अंदर सबने देखा है, रिश्ते इजराइल से भी निभाए गए तो रिश्ते यासर अराफात से भी निभाए गए। हर सरकारों में गर्मजोशी का स्तर कहीं से कम नहीं हुआ। मौजूदा दौर में भी भारत ने अपनी तरफ से एक कोशिश की, लेकिन क्या जिस प्रकार की गतिविधियां वेनेजुएला में हुई और जिस प्रकार से वहां के लोगों के साथ हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता जताई, उसके बाद भी ट्रंप की भूमिका भारत को लेकर, भारत के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता को लेकर जिस प्रकार से है, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तवज्जो न देने, उसकी खिल्ली उड़ाने की जो परंपरा है, क्या वो परंपरा ट्रंप के साथ ही आई है और ट्रंप के साथ ही चली जाएगी, या वैश्विक व्यवस्था का नया अंग बनने वाली है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये व्यवस्था ट्रंप के साथ आई है, ट्रंप के साथ चली जाएगी। ठीक वैसे ही जहां असहमति की आवाज दुनिया में बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है कि उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, वो एक शासन व्यवस्था के साथ वो रिजीम आता है, दूसरे शासन व्यवस्था के आने पर वो रिजीम, वो मानसिकता खत्म हो जाती है। क्या ये मानसिकता इसके साथ खत्म हो जाएगी? क्योंकि कीमत वेनेजुएला नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसकी चुकानी पड़ेगी, और ट्रंप की भाषा की कीमत शायद सबसे ज्यादा अमेरिका को ही चुकानी पड़े। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए, ट्रंप की मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और इसके परिणाम और दुष्परिणाम पर चर्चा के लिए, बहुत सार्वभौमिक तरीके से अपनी बात हमारे दर्शकों के लिए रखने के लिए ओंकारेश्वर पांडे जी, आप हमारे शो में आए, आपने तमाम बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।